हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस क्लास में मेथड्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस, मेथड्स ऑफ एक्सप्रेशंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द सोल्यूट इन द सॉल्यूशन मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके के बारे में पढ़ के रखा था, जिसमें सबसे पहले आप लोगों ने परसेंटेज बाय वेट पढ़ा था, देन उसके बाद परसेंटेज बाय वॉल्यूम पढ़ा था, देन इसके बाद स्ट्रेंथ, देन मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी ये भी पढ़ा था, बराबर है। इसके बाद मोल फ्रैक्शन पढ़ा था एंड फाइनली हम लोगों ने पढ़ा था पीपीएम, दैट इज पार्ट पर मिलियन। गाइस ये सारे तरीके तो होते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें डायरेक्टली न्यूमेरिकल दिया जाता है। ये डाटा है, आप लोग कोई भी कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए जो कहा है उसे डिटरमाइन कैसे करोगे, ये डिटरमाइन करके दो, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखा जाता है। तो गाइस आज हम लोग पहले कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में अपने पढ़ के रखा है मेथड्स ऑफ एक्सप्रेशंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशन। तो कुछ न्यूमेरिकल्स मेरे पास है जो कभी प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देखिए सबसे पहले इस पहले न्यूमेरिकल का कहना क्या है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन, ये होना चाहिए मोल फ्रैक्शंस, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शंस ऑफ NaCl एंड वाटर, दोनों का मोल फ्रैक्शन निकाल के देना है। व्हेन 5.84 into 10 to the power -3 किलोग्राम ऑफ इट इज डिजॉल्व्ड इन 1.8 into 10 to the power -2 किलोग्राम ऑफ वाटर। आपके पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें 5.84 into 10 to the power -3 किलोग्राम सोल्यूट NaCl किसमें डिजॉल्व है, 1.8 into 10 to the power -2 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट दैट इज वाटर। हमें दोनों का मोल फ्रैक्शन निकाल कर देने के लिए कहा है। तो गाइस न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय सबसे पहले हम लोग उसे बताएंगे, किसे, वैल्यूअर को, कि भैया हमारे पास गिवन डाटा क्या क्या है और हम लोग रिक्वायर्ड क्वांटिटी को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपके पास गाइस वेट ऑफ NaCl है, वेट ऑफ NaCl दैट इज 5.84 into 10 to the power -3 किलोग्राम है। हमारे पास वेट ऑफ H2O है दैट इज 1.8 into 10 to the power -2, जिसे मैं 18 into 10 to the power -3 किलोग्राम कर देता हूँ। गाइस मोल फ्रैक्शंस कैलकुलेट करने के लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स चाहिए होता है एंड नंबर ऑफ मोल्स ये हम लोग कैसे निकालते हैं, फ्रॉम देयर मास एंड मोलर मास। तो ऑब्वियसली यहाँ मोलर मास गिवन नहीं है, लेकिन हमें अपने मन से यहाँ पर मोलर मास को रखना पड़ेगा। जैसे मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl, देखिए मोलर मास ऑफ NaCl मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, क्या होगा, तो सर सोडियम का एटॉमिक वेट प्लस क्लोरीन का एटॉमिक वेट इनका सम, तो ये 23 प्लस क्लोरीन का एटॉमिक वेट होता है 35.5, ये आ गया 58 इंटू मैं लगा देता हूँ ये 10 to the power -3 किलोग्राम पर मोल। क्यों, क्योंकि ये किलोग्राम में है इसलिए। गाइस यू शुड नो दैट मोलर मास ऑफ H2O ये 2 + 16 दैट इज 18 into 10 to the power -3 किलोग्राम पर मोल होगा, बराबर है। एंड हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा है X1, X1 मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज X ऑफ H2O, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर सॉल्वेंट, एंड हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा है X2 दैट इज X ऑफ NaCl, ये फाइंड आउट करने के लिए कहा है गाइस। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल कर देने पड़ेंगे, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये क्या हो गया गाइस, N2 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, तो सर वेट ऑफ NaCl, वेट ऑफ NaCl डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl। तो आपके पास वेट ऑफ NaCl कितना है, 5.84 into 10 to the power -3 किलोग्राम है, ये किलोग्राम, देखिए यूनिट कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि हम लोग मोल कैलकुलेट कर रहे हैं तो सिर्फ मोल बचेगा। एंड मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका, 58.5, मॉलिक्यूलर वेट इसका आता है 58.5 into 10 to the power -3 into 10 to the power -3 किलोग्राम पर मोल। गाइस किलोग्राम किलोग्राम कैंसिल हो गया, मोल ऊपर चला गया। नाउ इसे ठीक से अगर देखें तो 584 डिवाइडेड बाय 585 है ना, तो ये आप लोगों को मिलेगा 0.1 है, 0.1 ये हो गया मोल, ऑलमोस्ट इतना मिलेगा। देन मोल्स ऑफ वाटर निकाल लो, दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, इसे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय N1। तो ये क्या हो जाएगा, तो सर वेट ऑफ H2O डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O हो जाएगा, है ना।
मॉलिकुलर वेट ऑफ H2O। तो वेट ऑफ H2O कितना है आपके पास, दैट इज 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 किलोग्राम। मॉलिकुलर वेट कितना है, 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 किलोग्राम पर मोल। ये कैंसिल हो गया, इसका आंसर कितना आ गया, 1 मोल। अब आप लोग कैलकुलेट करके दिखा सकते हो मोल फ्रैक्शन। सोचिए X2 आप लोगों ने कह दिया है कि X2 मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl होगा। ये लीजिए यहाँ पर लिख देता हूँ x NaCl मतलब X2, तो ये कितना हो जाएगा, तो सर N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 होता है। तो N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना है 0.1 डिवाइडेड बाय 0.1 प्लस 1 दैट इज 0.1 डिवाइडेड बाय 1.1 हो गया, ये हो गया। अब आप लोग इसे कैलकुलेट करके देखें गाइस, इसे अगर हम लोग चेक करके देखते हैं तो हमें इसका आंसर जो मिलता है ये मिलता है 0.091 के आसपास। नाउ फॉर बाइनरी सॉल्यूशन, फॉर बाइनरी सॉल्यूशन x1 प्लस x2 हमेशा कितना होता है 1। सो देयरफॉर आपने x2 निकाल दिया, x1 मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O हो जाएगा। इसे हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, तो 1 माइनस x2 के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, ये पूरा फॉर्मूला रखने की ज़रूरत नहीं। तो गाइस 1 माइनस 0.091 ये कैलकुलेट करके देखने से पता चलेगा कि इसका आंसर नियर अबाउट 0.909 आता है, ये 0.909 इतना आता है। इस तरीके से हमें इसके मोल फ्रैक्शंस डिटरमाइन करके दो, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर है गाइस? स्टूडेंट्स अब सेकेंड वाले न्यूमेरिकल का कहना क्या है देखिए जरा, 36.5 ग्राम ऑफ HCl, 36.5 ग्राम ऑफ HCl आर डिजॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ H2O। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन एंड मोल फ्रैक्शंस ऑफ H2O एंड HCl। थोड़ा बड़ा न्यूमेरिकल हो गया क्योंकि मोलैलिटी भी डिटरमाइन करके देनी है एंड मोल फ्रैक्शंस दोनों के डिटरमाइन करके देने हैं। तो अब आपके पास गिवन डाटा क्या क्या है जरा उसे चेक कर लीजिए। सर हमारे पास है वेट ऑफ सोल्यूट, बराबर है वेट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट कौन है यहाँ पर HCl कितना है 36.5 ग्राम। देन हमारे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट भी है, वेट ऑफ सॉल्वेंट मतलब कौन H2O कितना है 90 ग्राम, ये प्रेजेंट है 90 ग्राम, ये 90 ग्राम प्रेजेंट है। आपको मोलैलिटी निकालने के लिए कहा है, आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl निकालने के लिए कहा है, आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O निकालने के लिए कहा है। आपके पास और क्या डाटा हो सकता है, तो आपके पास मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl हो सकता है गाइस, बराबर ना, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl। ये देखिए 1 प्लस 35.5 कितना आ गया 36.5, यूनिट क्या लेंगे ग्राम में है ये, तो ये हो जाएगा ग्राम पर मोल। एंड सिमिलरली मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O, तो ये कितना होता है 18 ग्राम पर मोल होता है गाइस। अब इतना डाटा हमारे लिए सफिशिएंट हो सकता है, कैसे चलो चेक करते हैं। सबसे पहले मोलैलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या, तो मोलैलिटी निकालने का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था कि वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन अ ग्राम, ये ग्राम में रखा था गाइस एंड इससे मल्टीप्लाई किया था बाय 1000 से, बराबर है। तो वेट ऑफ सोल्यूट आपके पास कितना है 36.5, देन मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया 36.5 आ गया, बराबर है, इनटू ये 1000 डिवाइडेड बाय कितना है मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है गाइस 90। इसमें यूनिट को अगर आप लोग चेक करें तो ये देखिए ग्राम पर मोल, बराबर है। देन ये क्या हो गया ग्राम एंड ये क्या होता है ग्राम पर किलोग्राम, बराबर है ना। सो देयरफॉर आपको यूनिट जो मिलेगा ये यहाँ पर मिलेगा मोल पर केजी। गाइस इसमें अगर आप लोग मोलैलिटी को डिटरमाइन करके देखते हो तो आप लोगों को जो मोलैलिटी मिलती है ये मिलेगी 11.11 के आसपास, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसे आप लोग डिवाइड करके देख लीजिए आपको आंसर मिलेगा इतना। नाउ हमें अब मोल फ्रैक्शंस निकालने के लिए कहा है। इस मोल फ्रैक्शंस कैसे निकालेंगे, तो सर पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। जी हाँ, पहले हम लोग निकालते हैं N1 मतलब क्या हो जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट। तो चलिए
ये NH2O इक्वल टू N1 मेंशन कर दिया। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सर वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? वाटर कितना है 90 ग्राम डिवाइडेड बाय 18 कितना आ गया 5 मोल्स। देन इसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl मतलब क्या हो जाएगा N2, ये क्या हो जाएगा? तो सर वेट ऑफ HCl डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl 36.5 डिवाइडेड बाय 36.5 ये कितना है 1। तो टोटल मोल्स कितने आ गए 1 + 5 6। नाउ X ऑफ HCl मतलब X2 निकाल लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा N2 डिवाइडेड बाय N1 + N2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl कितना है गाइस 1 + 5 दैट इज ये हो गया 1/6। ना 1/6 अगर हम लोग देखें तो ये आपको मिलेगा 0.166 के आसपास मिलेगा गाइस, 0.166 के आसपास मिलता है। एंड देयरफॉर x1 इज इक्वल टू क्या हो जाता है 1 - x2। तो 1 - x2 ये कितना आ जाएगा 1 - 0.166 ये ऑलमोस्ट 0.8334 यहाँ तक पहुँचेगा। तो ये हो जाएगा x1 मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ द H2O। तो इस तरीके से हमें ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए दिखाना था गाइज, जिसमें आपको मोलालिटी एंड इसके अलावा मोल फ्रैक्शंस सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों के निकाल कर देने के लिए कहा था। यहाँ एक चीज़ की तरफ ध्यान दीजिए, मैं आप लोगों को ये क्लियर कट दिखा रहा हूँ कि हम लोग किसे डिटरमाइन कर रहे हैं। हमारे जो नोट्स होते हैं या जो बुक्स होती है उसमें ये चीज़ें मेंशन नहीं होती, तो हमें वैल्यूअर को समझाना पड़ता है भैया कि N1 का मीनिंग हमने ये लिया, बराबर है, N2 का मीनिंग हमने ये लिया एंड उसके हिसाब से ये कैलकुलेशन आया। तो ये सेकेंड न्यूमेरिकल है। अब थर्ड वाले न्यूमेरिकल का कहना क्या है ये देखिए, कैलकुलेट द मोलैरिटी एंड मोलालिटी दोनों डिटरमाइन करके देने। कैलकुलेट द मोलैरिटी एंड मोलालिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 37% बाय वेट ऑफ HCl। 37% बाय वेट ऑफ HCl आपके पास है एंड इसका डेंसिटी कितना है 1.18 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखिए आपके पास गिवन में क्या क्या डाटा प्रेजेंट है। सबसे पहले तो हमारे पास डेंसिटी गिवन है। एक चीज़ याद रखिएगा, इस डेंसिटी गिवन है मतलब किसी ना किसी तरीके से हमें वॉल्यूम तक पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। देन इसके बाद परसेंटेज बाय मास 37% बाय मास, 37% बाय मास ऑफ HCl। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि मास ऑफ HCl जो होगा, मास ऑफ HCl ये हो जाएगा 37 ग्राम एंड देयरफॉर मास ऑफ H2O कितना हो जाएगा? तो सर 100 - 37 ग्राम दैट इज 63 ग्राम हो जाएगा। किसका मास? वाटर का, राइट। 37% बाय मास मतलब 100 ग्राम में 37 ग्राम कौन है? HCl। बाकी बचा हुआ क्या होगा? पानी होगा। सॉल्वेंट मेंशन नहीं है मतलब पानी है। नाउ आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा है गाइस मोलारिटी ऑफ HCl ये डिटरमाइन करके दो, मोलालिटी ऑफ HCl ये डिटरमाइन करके दो। गाइस इसके अलावा हमारे पास क्या चीज़ें होती हैं? तो सर इसके अलावा हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट होता है, राइट। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl कितना होता है? 36.5 ग्राम पर मोल। ना एक चीज़ के तरफ ध्यान दो, मोलारिटी निकालना है तो हमें वॉल्यूम चाहिए ही होता है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। सो देयरफॉर V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइस? मास अपॉन डेंसिटी। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है आपके पास? मास ऑफ सॉल्यूशन 100, 37% मतलब 100 में से, तो टोटल मास कितना है 100 एंड डेंसिटी कितनी है 1.18। अगर आप लोग इसका कैलकुलेशन करके देखते हैं गाइस तो ये आप लोगों को मिलेगा नियर अबाउट 84.74 के आसपास, दैट इज 84.74 ये ml हो गया, ठीक है। नाउ मोलैरिटी निकाल के देखते हैं। मोलैरिटी ऑफ HCl इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा वेट ऑफ HCl डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl यहाँ पर मैंने ऐसा नहीं लिखना चाहिए, ये लिखना चाहिए मोलैरिटी, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मोलैरिटी ऑफ HCl पूछा है तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl इंटू V इन ml एंड इसे हम लोग कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? बाय 1000। तो मोलैरिटी अगर हमें निकाल कर देनी है तो वेट ऑफ HCl आपके पास है गाइस 37
into 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट 36.5 इंटू वॉल्यूम कितना आया 84.74। तो इसका आंसर आप लोग निकाल दो, आप लोगों को मिल जाएगी मोलारिटी ऑफ HCl। नियर अबाउट मोलारिटी ऑफ HCl अगर हम लोग कैलकुलेट करके देखें तो ये आप लोगों को मिलता है 11.96। अब आपको तो कैलकुलेटर के बटन ही दबाने हैं ना, तो ये ऑलमोस्ट कितना हो गया 12, दैट इज 12 मोल पर लीटर का। अब आप लोग सोचिए, आपको मोलालिटी फाइंड आउट करने के लिए भी कहाँ है, मोलालिटी इज इक्वल टू क्या देंगे, तो सर वेट ऑफ HCl डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl इनटू मास ऑफ अ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम हम लोग देंगे, इन ग्राम, और किलोग्राम कर सकते हो डेफिनेटली, लेकिन ग्राम करें तो यहाँ पर न्यूमरेटर में हम लोग मल्टीप्लिकेशन कितने से करेंगे 1000 से करेंगे। तो अगर आप लोग वेट ऑफ HCl को देखें तो आपके पास वेट ऑफ HCl है, कितना है वेट ऑफ HCl 37 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 36.5 एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा गाइस, मास ऑफ वाटर ये आ जाएगा 63। तो ऑब्वियसली लॉजिकली अगर सोचे तो मोलालिटी इससे बड़ी आ रही है, क्यों, क्योंकि ये छोटा हो गया है ना, 84 की जगह हम लोगों ने कितना रख लिया 63। और इसका आंसर अगर हम लोग देखते हैं तो ये आपको मिलता है 16.09 के आसपास, जिसका यूनिट आप लोग क्या देंगे गाइस, मोल पर केजी। मोलालिटी का ये यूनिट होता है। इस तरीके से ये न्यूमेरिकल रहेगा गाइस। गाइस अब इस फोर्थ न्यूमेरिकल को देखो क्या कहता है, कैलकुलेट द मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी of a H2SO4 solution when 0.1 gram equivalent, 0.1 gram equivalent of it dissolved in water making the volume of solution to 250 ml। टोटल वॉल्यूम है सॉल्यूशन का 250 ml, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डिजोल्व कितना करना है 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट, मतलब कितना वेट होगा ये ढूंढना पड़ेगा। आपके पास गिवन डेटा है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए अब इस न्यूमेरिकल को हम लोग कैसे सॉल्व करते हुए जाएंगे, सोचते हैं आपके पास गिवन में क्या क्या है। तो आपके पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ये दिया हुआ है गाइस, ये आपके पास कितना है 0.1, ठीक है। फिर आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 250 ml का। देन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 ये दिया है 98 ग्राम पर मोल का। क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा है, हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा है M, मतलब मोलारिटी, मोलारिटी फाइंड आउट करने के लिए कहा है, एंड हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा है नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी भी हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा है। तो सर मोलारिटी के लिए हमें चाहिए वेट, पहले तो वेट तक पहुंचना पड़ेगा, यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट्स दिया है, कैसे पहुंचेंगे सोचिए। इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 ये कैसे निकालोगे गाइस, तो सर ये हम लोग निकालते हैं मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय बेसिसिटी, बेसिसिटी। नाउ सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट 98 एंड इसकी बेसिसिटी कितनी होती है 2, तो ये कितना हो गया 49 ग्राम, बराबर है, ग्राम पर इक्विवेलेंट। नाउ 1 ग्राम इक्विवेलेंट की अगर हम लोग बात करते हैं, नाउ 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इसका मतलब क्या निकल के आ गया 49 ग्राम आ गया इक्विवेलेंट वेट। मतलब इट इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ द वेट, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम। 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कितना निकल के आ गया 449 ग्राम। आपके पास कितना ग्राम इक्विवेलेंट है, सो देयरफॉर 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट, 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 का मतलब क्या हो जाएगा सर, इसके बीच में रिलेशन 1/10 का है ना, 1/10 का, तो इसे 1/10 कर दीजिए, मतलब 49/10, तो ये कितना हो जाएगा 4.9 ग्राम। मीन्स न्यूमेरिकल में वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो डिजोल्व है ये कितना है 4.9 ग्राम। अब डिटरमाइन करिए मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी। मोलारिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सोल्यूट, दैट इज वेट ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 इंटू V इन ml अगर लेते हैं तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय
1000 हो जाएगा। वेट ऑफ H2SO4 4.9 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट 98 इंटू वॉल्यूम 250 है। यहाँ पर 4 आ गया, ये हो गया 4 एंड इसे अगर हम लोग देखें गाइस तो ये आ जाएगा 0.2 के आसपास। तो फाइनल आंसर आपको मिलेगा 0.2 मोल। मीन्स मोलैरिटी आ गई 0.2 की, राइट। मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या आ गई 0.2 मोल पर लीटर। सर नॉर्मेलिटी भी तो फाइंड आउट करने के लिए कहा है, हाँ कर दीजिए। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला लेते हो, वेट ऑफ सोल्यूट। यहाँ पर क्या लेंगे, वेट ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट किसका लेंगे, H2SO4 इंटू V इन ml एंड इट इज मल्टीप्लाइड बाय 1000। वेट ऑफ H2SO4 4.9, ये कितना है 49 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 250। तो सर ये 0.1 एंड ये हो गया 4, तो ये कितना आ जाएगा 0.4। 0.4 इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, आपके पास आ गई नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन। गाइस इस तरीके से हमें कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर के न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। तो हमारा ये जो लेसन है ये आधा हो गया। जैसा हमने कहा सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो सॉल्यूशन हो गया। अब चलेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के तरफ। गाइस अब चलते हैं हमारे इस लेसन के सेकेंड पार्ट की तरफ, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के ऊपर मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन देखे जाते हैं, दैट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। गाइस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ये हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए पढ़ते हैं एंड मेनली हमें इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर भी इसे अप्लाई करके दिखाना होता है। सबसे पहले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मीनिंग होता क्या है इसे समझना ज़रूरी है। इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, द प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, द प्रॉपर्टी और यू कैन से प्रॉपर्टीज, बराबर है, द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन which entirely depend only on the number of solute particles in the solution and not on the nature of solute particles। देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन ये होती है। क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो एक सिंपल डेफिनेशन है, द प्रॉपर्टी ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन विच डायरेक्टली और विच डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन and not on the nature of the solute particle। means we can say that guys कि colligative property is directly proportional to number of moles। number of moles आ गया मतलब concentration आ गया, बराबर है ना। तो colligative property की definition क्या होती है, तो it is nothing but the property of the dilute solution that depends only on the number of solute particles present in the solution and not on the nature of the solute particle। however guys ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसे मैं Cp से रिप्रेजेंट करता हूँ, however Cp is depend on the nature of a solvent and कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है, तो हमारे पास 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है गाइस, जिसमें पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग देते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। सेकेंडली हम लोग देते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। थर्ड वन दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एंड फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग देते हैं गाइस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इन चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की स्टडी हमें करके दिखानी है।
तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, एक मार्क का क्वेश्चन भी हमारे सिलेबस में है। तो डेफिनेशन पूछेगा डायरेक्टली, या फिर ये पूछेगा कि कौन कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो 4 कौन सी, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, इनकी भी आपस में डेफिनेशन पूछी जा सकती है। हाँ, पूछी जा सकती है। अब हम लोग चलेंगे अपने पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरफ, जिसका नाम दिया है हम लोगों ने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, राइट, लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। तो गाइज, लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर, यहाँ पर जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमें पढ़नी होती है वो पढ़नी होती है इन टर्म्स ऑफ द रावर्ट्स लॉ, बराबर है, इन टर्म्स ऑफ द रावर्ट्स लॉ पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले समझना पड़ेगा कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, एंड उससे भी पहले आप लोगों को समझ के रखना होगा वेपर प्रेशर क्या होता है। तो वेपर प्रेशर का मतलब सिंपल लैंग्वेज में सोचा जाए तो वेपर का प्रेशर। हाँ गाइस, सोचिए, हर एक लिक्विड की एक टेंडेंसी होती है इवोपरेशन की। सपोज कोई कंटेनर में मैंने लिक्विड रख दिया, चलो मान लेते कोई ना कोई सॉल्वेंट है, तो ईच एंड एवरी लिक्विड हैज़ अ टेंडेंसी ऑफ द इवोपरेशन, मतलब कुछ टेम्परेचर के बाद इसका इवोपरेशन चालू होगा डेफिनेटली। मतलब सॉल्वेंट की जो मॉलिक्यूल्स है गाइस, ये लिक्विड स्टेट को छोड़कर किस में चले जाएंगे, गैसियस स्टेट में चले जाएंगे। नाउ मैं इस कंटेनर को कर देता हूँ क्लोज। सोचिए, इस कंटेनर को अगर हम लोगों ने क्लोज कर दिया तो ये कंटेनर जब क्लोज होगा गाइस, तो जैसे जैसे मॉलिक्यूल का वेपराइजेशन बढ़ेगा, यू विल ऑब्जर्व दैट कि कुछ देर के बाद ये जो मॉलिक्यूल लिक्विड स्टेट को क्रॉस करके गैसियस स्टेट में जा रहे थे, यहाँ पर गर्दी होना चालू हो जाएगी। हाँ, आपस में कोलाइड होंगे। इट विल ऑल्सो कोलाइड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, ये कंटेनर के इनर वॉल के ऊपर टकराएंगे, इस इनर वॉल के ऊपर टकराएंगे, एंड जब भी यहाँ पर कोलिजन होगा तो लिक्विड का जो मॉलिक्यूल, सॉरी जो गैसियस का मॉलिक्यूल है, ये वापस आ जाता है लिक्विड स्टेट में, जिसे हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन। मतलब सर यहाँ पर लिक्विड टू गैस, ये प्रोसेस क्या हो रही है, इवोपरेशन, एंड देन गैस टू लिक्विड, ये प्रोसेस क्या हो रही है, कंडेंसेशन। हाँ, कुछ देर के बाद इक्विलिब्रियम जनरेट हो जाएगा। इसके पहले के सेमेस्टर में आप लोगों ने इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा होगा। कुछ देर के बाद इक्विलिब्रियम डेवलप होगा, मतलब क्या, रेट ऑफ इवोपरेशन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन, बराबर है। जितने स्पीड में यहाँ से वेपराइजेशन होगा, इवोपरेशन होगा, उतने रेट से क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन होना चालू हो जाएगा गाइस। उस स्टेट पे आने के बाद हम लोग वेपर प्रेशर को डिफाइन करते हैं। सोचिए, इक्विलिब्रियम की स्टेट में आने के बाद यहाँ पर ये जो एरिया है, इसमें सिर्फ गैसेस प्रेजेंट है, तो गैस मॉलिक्यूल्स के कारण जो प्रेशर यहाँ पर क्रिएट होगा वही क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर को डिफाइन कैसे करेंगे, तो वेपर प्रेशर इज नथिंग बट द प्रेशर, इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ द सब्सटेंस व्हेन इट इज इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड स्टेट, बराबर ना। तो लिक्विड स्टेट के साथ जब कोई गैसियस स्टेट इक्विलिब्रियम में आता है, तो लिक्विड की सरफेस पे जो प्रेशर क्रिएट होता है ड्यू टू द वेपर्स ऑफ दैट सब्सटेंस, इसे हम लोग कहते हैं वेपर प्रेशर। ये आपको कोई नहीं पूछने वाला है, ये कोई नहीं पूछने वाला है, लेकिन इसे समझने के लिए ये समझ के रखना जरूरी था। तो वेपर प्रेशर क्लियर हो गया। वेपर प्रेशर, वेपर का प्रेशर कब मिलता है, जब लिक्विड को हम लोग वेपराइज होने देंगे इन अ क्लोज कंटेनर एंड इक्विलिब्रियम आएगा तब, ठीक है। फिर समझते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर गाइस, अब मैं वेपर प्रेशर को ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। सर वेपर प्रेशर लोअरिंग मतलब वेपर प्रेशर का कम होना। जी हाँ, वेपर प्रेशर का कम होना। इट डिपेंड्स, जब हम लोग किसी सॉल्वेंट में सोल्यूट डिजोल्व करते हैं तो उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम या फिर ज़्यादा हो सकता है। अभी हमें कम के बारे में सोचना है। ये क्यों होगा सर, जब हम लोग किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिजोल्व करते हैं। अब ये क्या नाटक है, वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल। तो घर में एग्जांपल देखिए, कैंपर, थोड़ा सा कैंपर लो और रख दो उसे टेबल पे ओपन स्पेस में, क्या होगा सर, थोड़ी देर के बाद कैंपर इवापोरेट हो जाएगा। इसे हम लोग इवापोरेशन कहते हैं, बराबर है, ठीक है। मतलब कैंपर कम टेम्परेचर पे इवापोरेट हो सकता है। जी हाँ, जैसे पेट्रोल हो सकता है, बिल्कुल।
तो ऐसे जो मटेरियल्स होते हैं, ऐसे जो सब्सटेंसेस होते हैं जो कम से कम टेम्परेचर पे भी इवोपरेट हो सकते हैं गाइस, उसे हम लोग कहते हैं ओलेटाइल। उसे क्या कहते हैं? ओलेटाइल। फॉर एग्जांपल एसीटोन, इथाइल एसीटेट, ये सारे के सारे ओलेटाइल कंपोनेंट्स हैं। एज कंपेयर टू दिस, पानी को रख के देखो ना एक गिलास, क्या पानी इवोपरेट होगा? नहीं। तो पानी क्या हो गया फिर? नॉन ओलेटाइल हो गया। तो वेपर प्रेशर किसी सॉल्वेंट का कम हो जाता है इफ अगर उसमें हम लोग नॉन ओलेटाइल सोल्यूट डिसॉल्व करते हैं तो कैसे होगा? सोचिए जरा गाइस, यहाँ पर अगर ये सॉल्वेंट है ना, ये सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स यहाँ सरफेस पे प्रेजेंट हैं, डेफिनेटली प्रेजेंट है, ये हो गई सॉल्वेंट की कंडीशन, दिस इज सॉल्वेंट। नाउ इफ मैंने कहा कि यहाँ पर मैंने नॉन ओलेटाइल सोल्यूट डिसॉल्व कर दिया, से यहाँ पर हम लोगों ने कोई एक सोल्यूट डिसॉल्व कर दिया जो कि कैसा होना चाहिए? नॉन ओलेटाइल। अब नॉन ओलेटाइल सोल्यूट जब डिसॉल्व होगा तो गाइस सॉल्वेंट के जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं उसमें से सॉल्वेंट का कुछ एरिया जो रहेगा, सॉल्वेंट का कुछ एरिया, इट विल बी ऑक्युपाइड बाय व्हाट? तो सर इट विल बी ऑक्युपाइड बाय सोल्यूट मॉलिक्यूल ऑल्सो। अब देखिए सॉल्वेंट का इवोपरेशन यहाँ से अच्छे से हो रहा है, हाँ वेपर बनेगा, वेपर का प्रेशर बनेगा डेफिनेटली, लेकिन सर सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल जो यहाँ पर है वो यहाँ से इवोपरेट नहीं हो पाएगा। हो पाएगा क्या? यहाँ से इवोपरेट हो पाएगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नॉन ओलेटाइल सोल्यूट उसे कवर करके रखता है। तो ऐसे केस में इस पूरे कंटेनर में वेपराइजेशन तो हो रहा है, वेपर्स तो बन रहे हैं, लेकिन क्या उतने वेपर्स बनेंगे जितने वेपर्स यहाँ पर बन रहे थे? नहीं। तो जरा सोचिए, यहाँ पर जो वेपर प्रेशर था उसके कंपैरिजन में यहाँ पर उतना वेपर प्रेशर होगा क्या? बिल्कुल नहीं। मतलब ये हो गया सर कि जब हम लोग किसी सॉल्वेंट के अंदर, किसी भी सॉल्वेंट के अंदर जब नॉन ओलेटाइल सोल्यूट को डिसॉल्व करते हैं तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर गिर जाता है। जी हाँ, सपोज करिए मेरे पास है सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P0, इसे मैं कह देता हूँ वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, एंड इफ PS इज द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इसे सिस्टमेटिकली देखा जाए तो इसका मतलब होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। तो इसे हम लोग डायरेक्ट कंसीडर करते हैं कि ये वेपर प्रेशर ऑफ द क्या हो गया? सॉल्यूशन। तो गाइस यहाँ से एक चीज तो साबित होती है कि सर P0 इज ग्रेटर देन PS, बराबर है, P0 इज ग्रेटर देन PS, एंड देयरफॉर सर इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। हाँ, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो इतना है ना, P0 माइनस PS है, बिल्कुल है। इसे हम लोग डेल्टा P रिप्रेजेंट करते हैं गाइस, डेल्टा P, एंड इस डेल्टा P का मतलब होता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है? ऐसा एक मार्क का डेफिनेशन अगर पूछा तो सर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज द डिफरेंस, it is the difference between the vapor pressure of the pure solvent and that of the solution, बराबर है। इनके डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो क्या सर ये साबित हो गया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है? नहीं, अभी तो हमें इसको साबित करना है, डेरिवेशन डिराइव करके दिखाना पड़ेगा। ये तो सिर्फ तैयारी थी कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, कैसे होता है, अब उसका डेरिवेशन हम लोग समझेंगे। तो वेपर प्रेशर एंड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये दोनों चीजें क्लियर यहाँ पे है। अब चलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के डेरिवेशन की तरफ, जिसमें हमें ये पूछा जाएगा राउल्ट्स लॉ के बारे में, दैट इज राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ फॉर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये पूछा जाएगा। एक मार्क की डेफिनेशन फिर से हमारे सामने आ सकती है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है। हम लोगों ने वेपर प्रेशर लोअरिंग के बारे में पढ़ा, बरा है ना, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ा। तो डेरिवेशन डिराइव होने के बाद आपको पता चल जाएगा कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है। सबसे पहले इसका कहना क्या है ये हम लोग समझते हैं, एंड फिर इसके डेरिवेशन को डिराइव करते हैं। ये क्या बताता है? तो इट स्टेट्स दैट the partial vapor pressure of a component of a solution is equal to the
is equal to the product of its mole fraction, product of its mole fraction in the solution, and vapor pressure of the pure component। देखिए इस लॉ का कहना क्या है, ये हमें क्या बताना चाहता है। इट स्टेट्स दैट द पार्शियल वेपर प्रेशर। सर अब ये पार्शियल वेपर प्रेशर क्या है? वेपर प्रेशर तो हमने पढ़ा था, अब ये पार्शियल वेपर प्रेशर क्या है? चलो ये पहले हम लोग समझते हैं। सपोज करिए गाइस मेरे पास एक कंपोनेंट है ये कंपोनेंट, ये प्योर कंपोनेंट है, इसका जो वेपर प्रेशर बनेगा ये क्या हो जाएगा गाइस? इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, दो कंपोनेंट्स को मिक्स कर देता हूँ, गाइस दो कंपोनेंट्स को अगर आप लोगों ने मिक्स कर दिया, दो कंपोनेंट्स को आपने मिक्स कर दिया, तो पहला जो कंपोनेंट है ये सेकेंड कंपोनेंट, सर इसका भी वेपर प्रेशर, इसका भी वेपर प्रेशर, हाँ जब प्योर स्टेट में रहेगा तो इसे हम लोग वेपर प्रेशर कहेंगे। अब ये मिक्सचर आ गया, तो इस मिक्सचर में कंपोनेंट 1 का जो वेपर प्रेशर होता है इसे हम लोग कहेंगे इसका पार्शियल वेपर प्रेशर। मतलब मिक्सचर में किसी एक कंपोनेंट का प्रेशर, बराबर ना, किसी एक कंपोनेंट का प्रेशर मतलब क्या हो गया? उसका पार्शियल प्रेशर। मीन्स एयर के बारे में सोचिए, तो एयर का हमें क्या मिलेगा? टोटल प्रेशर। उसमें मैंने कहा कि ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है, तो मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा किसी लॉ में कि जो बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर होता है, डाल्टन्स लॉ शायद ऐसा कुछ था कि बहुत सारे जो गैसेस होते हैं, जैसे दो गैसेस है तो दो गैसेस का इंडिविजुअल प्रेशर अलग, उसके मिक्सचर का प्रेशर अलग, एंड उसमें जो इंडिविजुअल गैस का प्रेशर होता है उसे हम लोग कहते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर। ठीक है, तो ये पार्शियल वेपर प्रेशर मतलब किसी एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर। तो क्या कहता है ये लॉ? इट स्टेट्स दैट द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन एंड द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट। मतलब क्या? मैं सपोज करिए मैं आपके सामने कंडीशन देता हूँ, Pi इज द partial vapor pressure of a component 1 and P01, P01 is the vapor pressure of a component 1 in pure state, and X1 is the mole fraction of a component 1। तो इस कंडीशन के साथ इसका स्टेटमेंट बनता है मैथमेटिकली। देखिए क्या हो गया? पार्शियल वेपर प्रेशर Pi इज इक्वल टू P01 इंटू X1। होगा कि नहीं होगा? यहाँ पर Pi कर देते या फिर P1 कर देते हैं, आप लोग जरा ध्यान रखेंगे कि क्या कहा है। तो इसे हम लोग कह देते हैं 1, तो P1 ये क्या हो गया? P01 इंटू X1 के बारे में। तो सर ये कंपोनेंट 1 के लिए हो गया। हाँ, अब आप लोगों को कुछ चीज़ें और समझकर इसे आगे बढ़ाना है। कंपोनेंट 1 का हो गया, तो सर दूसरा कंपोनेंट अगर होता तो दूसरे कंपोनेंट के लिए पार्शियल वेपर प्रेशर क्या आता? P02 इंटू X2 डेफिनेटली। एंड सर टोटल प्रेशर कितना आ जाता? P1 प्लस P2 आ जाता। हाँ, P1 प्लस P2 ये आप लोगों के सामने आ जाता। लेकिन यहाँ पर हम लोग कंडीशन ये कर देते हैं गाइस कि अगर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हम लोग ऐड कर देते हैं, when non-volatile solute is dissolved, it will not contribute to वेपर प्रेशर। बराबर है ना? अब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट अगर हम लोग डिजोल्व करते हैं, तो नॉन वोलेटाइल मतलब जिसका प्रेशर है नहीं, तो जिसका प्रेशर है नहीं ये क्या हो जाएगा? 0। तो 0 इंटू X2 0, तो P2 इज इक्वल टू 0। तो सर P1 इज इक्वल टू टोटल प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन बच गया, है ना।
तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, ऐसे केस में प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन दैट इज PS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1, मतलब क्या, PS इज इक्वल टू P01 इंटू क्या हो जाएगा, X1। अब इसे मैं सिंपली P0 कह देता हूँ। क्यों कह देता हूँ P0, क्योंकि P0 अब क्या बन गया, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ओनली, एंड ये क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट ओनली। यहाँ पे कंडीशंस लगा देते हैं, वेयर PS इट इज व्हाट, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। P0 ये क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। इसे मैं P1 के साथ जाते हैं, हम लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। एंड X1 क्या हो गया, X1 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सो देयरफॉर ये जो इक्वेशन है गाइस, इस इक्वेशन से हम लोग ऐसी कंडीशन बना सकते हैं दैट इज PS डिवाइडेड बाय P01 इज इक्वल टू X1। बन सकता है ना, ये ऐसी कंडीशन बन सकती है, बन सकती है कि नहीं बन सकती, डेफिनेटली। नाउ मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन मतलब क्या, तो सर नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो होता है, हाँ नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो होता है, तो उसके साथ चलते हैं। लेट N1 आर द नंबर ऑफ मोल्स, number of moles of solvent in the solution, and N2 it is the number of moles, number of moles of solute। मैंने कंडीशन डाल दिया, देखिए क्या कंडीशन डाल दिया मैंने कि N1 मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, एंड N2 ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट है। तो ऐसे केस में देयरफॉर X1 इज इक्वल टू क्या होगा, तो सर N1 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 होगा, होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। एंड दस इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन 1, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, मतलब क्या, हम लोग क्या कर रहे हैं, X1 की वैल्यू को वहाँ सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, तो सर ये ऐसा बन जाएगा PS अपॉन P01 इज इक्वल टू N1 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। जी हाँ, बन गया ऐसे। नाउ इसे मैं थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ। इफ 1 माइनस मतलब 1 से इन दोनों टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो सर 1 माइनस PS अपॉन P01 इज इक्वल टू 1 माइनस N1 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। ये क्या हो जाएगा, P01 माइनस PS डिवाइडेड बाय P01 हो जाएगा, इज इक्वल टू, इसे ठीक से देखो सर N1, ये N1 प्लस N2 यहाँ पर आ गया, माइनस N1 चला जाएगा, तो ये बन जाएगा N2 अपॉन N1 प्लस N2। ये ऐसा बन जाएगा गाइस। अगर ये ऐसा बन गया तो जरा सोचिए, अब आपके सामने कंडीशन क्या आती है, बट N2 अपॉन N1 प्लस N2 इज इक्वल टू X2 होता है कि नहीं होता। सो देयरफॉर P01 माइनस PS डिवाइडेड बाय P01 इज इक्वल टू क्या आ गया, X2 आ गया, हो गया डेरिवेशन, यहाँ पे ये डेरिवेशन कंप्लीट। लेकिन जरा सोचिए गाइस, अब मैंने आपके सामने कंडीशन क्या क्या रखी थी, इस इन टर्म्स को हम लोग समझते हैं एंड साबित करके दे सकते हैं कि जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, ये दोनों की दोनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। कैसे होती है, पहले इसे समझो। P01 मतलब क्या है, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। नाउ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट कर देते हैं, ये लीजिए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट बन गया। PS का मतलब क्या कहा हमने, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, एंड X1 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट था, X2 क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट आ गया। गाइस मैंने आपको लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या बताया था, तो सर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपने P0 माइनस PS दिया था, अब मैं इसे कर देता हूँ P01 माइनस PS, इसे हम लोग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। देखिए लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एंड देयरफॉर वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा। कैसे, यहाँ से P01 माइनस PS करके देखो तो P01 यहाँ पे चला गया, सर X2 आ गया। हाँ X2 का मतलब क्या होता है, N2 अपॉन N1 प्लस N2, मतलब ये जो टर्म है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट।
आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी है, ऐसी प्रॉपर्टी डाइल्यूट सोल्यूशन की विच डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट, सो देयरफॉर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गया। एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, तो गाइस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जिसके बारे में मैंने आपको ये बताया कि 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो ये होता है। कैसे डिफाइन करोगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज द रेशियो, हो गया रेशियो, इज द रेशियो ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, है ना, इज द रेशियो ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर टू द वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट। इससे हम लोग कहते हैं गाइस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एंड अब आप लोग देखिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये टर्म हो गई रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। इसीलिए ये साबित हो जाता है कि जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है एंड जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, ये क्या बन जाती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। हमें इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं या फिर हम लोगों को यूज़ करना होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट, बराबर है, टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट। तो आने वाले क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का इस्तेमाल करके मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट ये हम लोग कैसे डिटरमाइन करके दिखा सकते हैं, क्योंकि बेसिकली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उसी के लिए पढ़ी जाती है, किसके लिए, टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट।